नमस्कार सबको, मेरा नाम है सचिन और बेसिक मैथ्स मराठी यूट्यूब चैनल पे तुम्हारा सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटीईटी का पेपर जो 7 फेब को हुआ था 2023, जो ऑनलाइन हुआ था, और उसके हम मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है 30 उसका हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हो। और फिलहाल तो हम पेपर फर्स्ट का देखेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, नया वीडियो डालने के बाद आपको तुरंत पता चले शुरू करते हैं। क्या जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकी संख्या हूँ। मेरा पहला अंक बाएं से तीसरी अंक का 1/4 है तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। यदि प्रथम 3 अंकों का योगफल 7 है तो मेरी पहचान कीजिए। तो देखो क्या बताया गया है, 2000 से छोटी, मतलब पहला ऑप्शन तो कैंसिल ही होगा। बाद में क्या दिया गया है, मेरा पहला अंक बाएं से तीसरे अंक का, मेरा पहला अंक, पहले ऑप्शन का जो देखेंगे तो पहला अंक कौन है, 1, और तीसरे अंक का 1/4 है। 1/4 मतलब वो 1/4 होना चाहिए। 1/4 मतलब 1 गुना 4 करेंगे तो 4 होना चाहिए। तो सॉरी, बाएं से तीसरी अंक का 1/4 है तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। और अंतिम अंक, अंतिम मतलब लास्ट का अंक, लास्ट का इधर 2 है तो उसका देखो, अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना, तो ये 1 है और उसका 8 गुना 2 है क्या, नहीं। यदि प्रथम 3 अंकों का योगफल, योगफल को सबका इधर देखो, योगफल पहले 3 अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 7। तो इधर कितना, ये 9 और 4 कितना होते हैं, 12। ये मतलब दूसरा ऑप्शन भी कट जाता है, रहते कौन है, तीसरा और चौथा। तो पहला देखो, पहले का तीसरे अंक का 1/4 है क्या, जो 1/4 तीसरे अंक का 1 गुना 2 करेंगे तो कितना, 2 ही होगा। हमको कितना चाहिए था, 1 गुना 4 बराबर कितना, 4 होना चाहिए। तो तीसरे अंक का मेरा पहला अंक बाएं से मतलब इस साइड, बाएं से तीसरे अंक का 1/4 है तो चौथा चाहिए, तो है ही नहीं। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा है, जो चौथा है। तो यही हमारा सही आंसर है। तो क्या बताया गया है, मेरा पहला अंक बाएं से तीसरे अंक, मेरा पहला अंक कौन है, 1, बाएं से तीसरे अंक का 1/4 गुना 4 करेंगे तो 4 होगा, है 1/4। अंतिम तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना, तथा अंतिम अंक प्रथम अंक कौन है, 1, और अंक का 8 गुना है कौन, लास्ट वाला है, गुना 8। तो 8 गुना करेंगे तो 8 आएगा, तो आया गया 8। यदि प्रथम 3 अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 7। इधर भी 7 होते हैं लेकिन ये 1/4 है नहीं, इसलिए सही आंसर कौन सा रहेगा, जो चौथा दिया गया है वही सही आंसर बताया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी बाढ़ राहत कैंप में 15 परिवार थे। इन परिवारों में 300 केजी चावल को बांटा जाना है। यदि इस सामग्री को सभी परिवार में समान रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक परिवार को कितना कितना चावल मिलेगा। तो देखो, कितना केजी चावल है, तो 300 केजी। कितने परिवार है, 15 परिवार। तो सीधा सीधा 300 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो कितना, 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 15 जीरो 0 मतलब कितना, 20। तो 20 केजी हर एक परिवार को, देखो 20 गुना हम 15 करेंगे तो हमको कितना मिलता है, 300 मिलता है। तो मतलब सही आंसर कौन सा रहेगा, जो पहला ऑप्शन में दिया गया है 20 केजी, वही सही आंसर रहेगा। आपको गणित जो पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, आपको पसंद आता होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो संख्याओं का जो 11:17 के अनुपात में है, तो एलसीएम 4675 है। ये संख्याएं क्रमशः है। तो हमको जो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम कितना होना चाहिए, 4675। तो हमको उन संख्याओं का क्या दिया गया है,
तो अनुपात दिया गया है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका अनुपात कितना 11 और 17 होता है और उनका एलसीएम भी कितना होना चाहिए, तो 4675। तो ये जो क्वेश्चन है आप बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं, लेकिन हम उसको अलग तरीके से देखेंगे। देखो क्या करेंगे, हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कौन सा हाईएस्ट फैक्टर कॉमन निकालने के लिए हम 4000 एलसीएम कितना दिया गया है 4675 अपॉन में करेंगे, जो अनुपात दिया गया है वो 11 गुना 17। तो हम 11 से पहले 4675 को काटेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। तो कितना 11 कम 11 और 11 चौक 44। तो कितना बचते हैं, 46 में से 44 गए तो 2 बचते हैं, कितने होंगे 27 होंगे। 11 दूना 22, तो कितने बचते हैं 5 बचते हैं। और ये कितना 5 मतलब कितना 55। तो 11 पंजे 55, कितना बचा 425। तो 425 को हम वापस से 17 से डिवाइड करेंगे। तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, मतलब 42 में से हम 34 माइनस करेंगे तो कितने बचते हैं 8। तो 8 को तो डिवाइड हो नहीं जाएगा, तो ये 5 बचा हुआ है, 5 लिया तो 17 पाँच 17 गुना 5 करेंगे तो कितना 85। तो कितना मिलता है 25। तो एचसीएफ हमको क्या मिला 25, मतलब ये एचसीएफ से जो अनुपात दिया गया है उससे गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो संख्या ही मिलेंगी। जो पहली संख्या रहेगी वो दूसरी संख्या। तो हम पहले तो अनुपात दिया गया है क्या 11 गुना 25, मतलब पहली संख्या, जो पहली संख्या दी गई है वो, और दूसरी संख्या क्या दी गई है संख्या कितना 17 गुना 25 करेंगे तो 11 गुना 5 करेंगे तो कितना 55, कितना जाएगा हाथ में 5, 11 दूना 22 और 275, जो पहली संख्या रहेगी वो कितना 275। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, जो दूसरा ऑप्शन में दिया गया है वही सही आंसर रहेगा। जैसे 17 गुना 25 करेंगे फिर भी वो इधर आया ही था, इसलिए हम गुना नहीं करेंगे, आंसर यही करेक्ट है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10 अंकों की एक संख्या 774958 नंबर 1 पहली संख्या और 96 और दूसरी संख्या 8 और 9 से विभाज्य है। मतलब ये पूरी संख्या 8 और 9 से विभाज्य है, तब n1 और n2 के मान क्रमशः ये हो सकते हैं। मतलब ये ऑप्शन में से n1 में और n2 में कौन सी संख्या रहेगी वो हमको बताना है। तो देखो 774 9 5 8, इधर हम डैश रखेंगे 9 6 और इधर भी डैश। तो इसको 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें से कौन सी संख्या है इधर और इधर रखेंगे, जो खाली जगह है इधर कौन सी संख्या अंक, कौन सा अंक रखने के बाद 8 से और 9 से डिवाइड होंगे। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करने के लिए हमको क्या पता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट है, 3 डिजिट से जो संख्या बनेगी उसको 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 6 और इधर हम कौन सा, देखो 9 6 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 एकम 8 8 एकम 8, एक बचेगा 8 दूना 16। तो जो रिमाइंडर बचा वो तो 0 बचा, मतलब इधर कौन सी संख्या ले सकते हैं, तो 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 ही लेंगे, 4 लेंगे तो 4 को तो 8 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो 8 ही लेना पड़ेगा। तो 8 एकम 8, मतलब इधर कौन सा आएगा 8, इधर 8 आया। तो ऑप्शन तो 4 दिए गए हैं, उसमें से 3 ऑप्शन जो दूसरी अंक दिया गया है वो 8 है। मतलब चौथा क्वेश्चन हमारा, जो चौथा क्वेश्चन नहीं, चौथा जो ऑप्शन है वो कैंसिल होगा। तो इसमें से ही हमको लेना पड़ेगा। तो 9 से डिवाइड होने के लिए सारे अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये कितने होते हैं 14, और ये कितना प्लस 13, और ये प्लस 13, और ये कितना होते हैं 15, और ये प्लस 8, तो ये कितना 26, और
26 प्लस 15 प्लस 8 कितना होता है? 23 और प्लस 14, इनका दोनों का प्लस करें तो कितना होगा? 40 प्लस 23 इज इक्वल टू कितना? 3 और ये 63। मतलब इधर 63 आया, मतलब 9 से 63 को हम डिवाइड कर सकते हैं। सारे इन 10 अंकों के संख्याओं का योगफल कितना मिला? 63 मिला। तो 63 को डिवाइड होता है 9 से, लेकिन तो इधर जो हम 7 लेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, 5 लेंगे फिर भी इसमें प्लस करना पड़ेगा तो डिवाइड नहीं होगा। कौन सा लेंगे तो डिवाइड होगा? 0 प्लस करेंगे तभी 63 को 9 से डिवाइड होगा। इसलिए सही आंसर कौन सा होने वाला है? जो दूसरा ऑप्शन में दिया गया है। इधर क्या आएगा? 0 और इधर क्या आएगा? 8। तो पहले नंबर में n1 में 0 आएगा और n2 में क्या आएगा? 8 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? संख्या क्या दिया गया है? 5 4 3 2 4 1 3 में अंक 4 के स्थानिक मानों का योगफल क्या है? योगफल स्थानिक 4 अंकों के स्थानिक देखो, 1 दशक 70,000 10,000 मतलब 54,32,413। तो हमको क्या बताया गया है? 4 में 4 अंक के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? तो देखो, इसका यो स्थानीय मान क्या रहेगा? 4। ये कितने हैं अंक? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 5 जीरो लेने पड़ेंगे। और वापस से इसका भी कितना दिया गया है? देखो, 4 इधर है, उसके राइट में कितने अंक है? 2 है, तो इनको हम प्लस करेंगे तो कितना? ये 0 ये 0 ये 4 0 0 और 4, तो ये 4 डबल 0 और 4 डबल 0। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है? तो दूसरा ऑप्शन में ही दिया गया है। स्थानीय मान मतलब जिस जगह पे है, एकक एकम दशम इसको शतक बोलते हैं, और इधर हजार 10,000 लाख, मतलब ये कितना? 4 लाख हो जाएंगे। और ये कितना? 400, जो प्लस करेंगे तो कितना? 4,00,400 होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल है। देखो, क्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या? तो देखो, 5 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या है? 9,999। 99 दिया गया है, वही सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं तथा घड़ी की दिशा में एक पूर्णांक 1/2 का घूर्णन करते हैं तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे? तो पहले तो हमको दिशा पता होनी चाहिए। जो ऊपर होती है वो क्या है? उत्तर, और नीचे दी गई है वो है दक्षिण, और वो सामने दिए हुए पूर्व और ये पश्चिम। तो उत्तर और ये पूर्व है और ये पश्चिम है और ये दक्षिण। तो देखो क्या दिया गया है? 1.1 डिवाइड 2। तो देखो, इसको हम 1 गुना 90 करेंगे, मतलब क्या? घूर्णन, घूर्णन मतलब 90, तो कितना? 90 डिग्री होगा। और वापस से 1/2 गुना 90 करेंगे तो कितना होगा? तो 45 डिग्री। तो दोनों मिला के कितना? 135 डिग्री। तो देखो, आप पूर्व की ओर देख रहे हैं, मतलब किधर? सामने देख रहे हैं, तथा घड़ी की दिशा में 1.1 डिवाइड 2 का घूर्णन करते हैं तो आप किस दिशा में
देख रहे होंगे। तो देखो, इधर से हम पूर्व में है तो घूर्णन करते हैं, पूर्व की ओर देख रहे थे, घूर्णन करते तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे। मतलब यहाँ से हम कितना डिग्री, यहाँ से सॉरी, यहाँ से हम कितना डिग्री, मतलब जो हमारा, हम यहाँ पे सामने देख रहे थे तो हम कितना डिग्री, 135 डिग्री ऐसे घूमे तो यहाँ पे कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। वापस से 45, मतलब यहाँ से 45, मतलब किधर, इधर इस बाजू में हम देख रहे होंगे, लेकिन दी गई नहीं, मतलब पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा है वो दी गई नहीं। तो निकटतम कौन सी है, तो पश्चिम। वो कौन सी दिशा में देख रहे होंगे, तो पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखो, 5.1/3 माइनस करेंगे 2.2/3 समकोण का मान बराबर है। तो देखो, पहले तो हमको ये जो दिया गया है वो छुड़ाना पड़ेगा। तो देखो, 5/1/3 माइनस करेंगे 2.2/3, तो इसको पहले हम ये छुड़ाएंगे, साधा अपूर्णांक बनाएंगे तो क्या होगा, 15 और 16/3 प्लस कितना, 6 और 7, सॉरी माइनस दिया गया है, माइनस करेंगे 7/3 तो 16, जो डिवाइड में है वो एक समान है, इसलिए जो न्यूमरेटर में है उनका हम माइनस करेंगे तो कितना, कितना 16 में से 7 गई, सॉरी 7 थोड़े आएंगे, 6 और 8 होंगे, इधर कितना होंगे 8, तो कितना 8/3। तो हमको ये पता है कि समकोण मतलब कितना, 8/3 गुना करेंगे 90 तो कितना, 3 और 0, 3 तिया 9 और 0 तो कितना, 8 तिया 24, 240 डिग्री। तो 240 दूसरा ऑप्शन में दिया गया है, तो सही आंसर कौन सा रहेगा, 240 डिग्री। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक पतंग, एक पतंग में सममित रेखाएं की संख्याएं है तो कितने रहते हैं, एक पतंग में सममित रेखाएं कितनी रहती है। तो देखो, ये जो तुमको डायग्राम दिख रही होगी ये किसकी डायग्राम है, तो पतंग के है। तो पतंग में खाली एक ही, मतलब ये डॉट डॉट वाला जो रेखाएं दिख रही है, क्योंकि ये और ये समान भुजाएं हैं और ये भी, और ये समान भुजा है, लेकिन बीच में से हम इसको सममित रेखा बनाए तो ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग जो होता है वो सममित नहीं, मतलब इक्वली नहीं होगा। तो किससे इक्वली होगा, तो जो वर्टिकल है उसको हम जब सममित रेखा निकालेंगे तभी वो सममित पतंग कितने रहते हैं, तो एक ही सममित रेखाएं होती हैं।
अगला प्रश्न, क्या दिया गया है? किसी टंकी में एक पाइप के उपयोग से पानी इस प्रकार भरा जाता है कि प्रत्येक 1 मिनट में पानी का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाता है। कीर्ति ने इस ऊंचाई को 9:45 AM पर मापना प्रारंभ किया और 9:47 AM पर पानी की ऊंचाई हो गई 23 सेंटीमीटर थी। पानी के स्तर की ऊंचाई 9:40 AM पर क्या थी? तो देखो, मापना कब शुरू किया उसने? 9:45 को। तो ये कितना, देखो 9:47 को कितना है? 23 सेंटीमीटर। मतलब 45 और 47 2 मिनट में कितने मिनट? 2 मिनट में कितने सेंटीमीटर बढ़ती है? 2 सेंटीमीटर। तो कितना? 4 सेंटीमीटर बढ़ी। मतलब ये इस 2 मिनट में कितनी सेंटीमीटर बढ़ी? तो 47 में कितना है? 23 सेंटीमीटर है। तो 23 सेंटीमीटर में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना? 19 सेंटीमीटर। ये कब थी? तो
9:45 पे उसकी ऊंचाई थी 19 सेंटीमीटर। तो हमको पानी के स्तर की ऊंचाई 9:40, तो देखो 9:40 और 9:45 का जो अंतर है वो कितना है, 5 मिनट का अंतर है। तो 5 मिनट में कितना बढ़ता है, 2 सेंटीमीटर। तो टोटल मिला के कितना, 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो 19 में से हम माइनस करेंगे 10, क्योंकि हमको पीछे का 9:40 का जो पानी का स्तर था वो पूछा गया है। तो इसलिए हम 19 में से हम 10 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 9 सेंटीमीटर। तो जब 9:40 हुए थे तब कितना पानी का स्तर कितना था, तो 9 सेंटीमीटर था। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, जो पहला ऑप्शन में दिया गया है वही सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी स्कूल की एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों के रक्त समूह नीचे दिए गए अनुसार है। तो कौन ए बी ऐसा दिया गया है। रक्त समूह के ए और ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्याओं का अंतर क्या है। तो पहले तो ए वाले कितने बच्चे हैं, बी वाले कितने हैं, और ए बी वाले कितने हैं, और ओ वाले कितने हैं बच्चे, वो हमको गिनना पड़ेगा। तो देखो ए वाला 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बच्चे ए ग्रुप वाले हैं। और बी वाले 1 2 3 4 5 6 और 7, ये बच्चे कितने हैं, 7। ए बी वाले कितने हैं, 1 2 3 और 4। और ओ वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल मिला के कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। ते 7 और ये 8 होते हैं 15, और ये 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो हमको पूछा क्या गया है, रक्त समूह के ए और ए बी, ए में कितने हैं 8 और ए बी में कितने हैं 4। जो अंतर बताना है। तो 8 में से 4 गए तो कितने बचते हैं, 4। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, जो चौथा ऑप्शन में दिया गया है वही सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रेक्षणों 32 41 54 35 26 23 28 33 38 और 40 के औसत और परिसर का अंतर क्या है। तो सब औसत मतलब सब मिला के डिवाइड करना पड़ेगा। तो सब मिला के जो मिलाते हैं, तो देखो कितना 32, ये सब 32 प्लस 41 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 28 प्लस 33 प्लस 38 प्लस 40 करेंगे, और अपोन में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 है। तो औसत कितना निकलता है, सब मिला के कितने होते हैं, 350। तो अपोन में 10 करेंगे तो हमको औसत मिला है कितना, 0 गया तो 35। और परिसर मतलब सबसे बड़ी संख्या, परिसर कितना, सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 54 है। और 54 में से हम सबसे छोटी संख्या कौन है, 23। जो माइनस करेंगे तो कितने मिलता है, 31। तो इनका अंतर, औसत कितना है 35 और परिसर कितना है 31, तो कितना 4 मिलता है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, जो दूसरा ऑप्शन में दिया गया है वही सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित पैटर्न का अवलोकन कीजिए। 5 का स्क्वायर किया तो 12 प्लस 25 होता है, 7 का स्क्वायर किया तो 24 प्लस 25, और 11 का स्क्वायर किया तो 60 प्लस 61। तो हमको बताना है 17 स्क्वायर का कौन सी संख्याएं होनी चाहिए। तो देखो पहले तो हम 17 का स्क्वायर करेंगे। 17 का स्क्वायर कितना है, 289। तो देखो 84 प्लस 85 के तो होते हैं क्या, 219, नहीं 89, 289 होते हैं क्या, देखते हैं कितना, 9 और 8 8 16, कितना 169 होते हैं। मतलब ये तो होता ही नहीं। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो कौन सा है, 104 प्लस 105
5 कितने होते हैं 9, 0 और 209। तो इसका भी जो प्लस करेंगे तो वो 289 मिलते नहीं, दूसरा भी गलत है। और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है 134, 135, देखो ये कितने होते हैं 9, ये 6 और ये 2, मतलब 269। तो इसका भी नहीं, तो रहता कौन है, जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वही सही रहेगा। मतलब क्या 144 प्लस 145 करेंगे तो कितना 9 और 8 और 200 289 जो आंसर आता है इनका प्लस करके। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, चौथा दिया गया है वही सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, फैजा कहते हैं कि 1/8 और 1/2 से बड़ा भिन्न है। तो फैजा द्वारा की गई इस त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। यह एक डैश डैश है। तो पहला दिया गया है कार्यविधिक त्रुटि, दूसरा दिया गया है अवधारणात्मक त्रुटि, तीसरा दिया गया है लापरवाही से हुई त्रुटि और चौथा दिया गया है भाषा की त्रुटि। तो यह प्रश्न गणितीय अवधारणा और तर्क पर आधारित है। फैजा ने कहा कि भिन्न से बड़ा है, जो स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि इस त्रुटि का विश्लेषण करें। तो कार्य विधिक त्रुटि प्रोसीजरल एरर तब होती है जब छात्र को प्रक्रिया पता होती है लेकिन उससे लागू करने में गलती करता है। और अवधारणात्मक त्रुटि कॉन्सेप्चुअल एरर तब होते हैं जब छात्र को मूलभूत अवधारणा ही स्पष्ट नहीं होती। और लापरवाही से हुई त्रुटि तो केयरलेस मिस्टेक तब होते हैं जब छात्रों को सही उत्तर पता होता है लेकिन ध्यान नहीं देता। और भाषा की त्रुटि लैंग्वेज एरर तब होते हैं जब भाषा के कारण अर्थ का भ्रम हो। यहाँ फैजा ने भिन्न की तुलना में गलती की जो यह दर्शाता है कि उसे भिन्नों की अवधारणा ठीक से समझ में नहीं आई। इसलिए सही आंसर कौन सा रहेगा, जो अवधारणात्मक त्रुटि जो दूसरा ऑप्शन में दिया गया है वही सही आंसर बताया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पहला सुसंगत और स्थैतिक, दूसरा महत्वाकांक्षी और स्थैतिक, स्थैतिक और गतिविधि पर केंद्रित, और महत्वाकांक्षी और सुसंगत। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित को केवल तथ्यों और प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि यह महत्वाकांक्षी होना चाहिए ताकि सभी छात्रों को उस स्तर की सोच और समझ विकसित करने का अवसर मिले। तो साथ ही यह सुसंगत होना चाहिए ताकि विषय वस्तु और शिक्षण विधियां एक दूसरे के पूरक हो। इसलिए सही उत्तर कौन सा है, महत्वाकांक्षी और सुसंगत जो चौथे ऑप्शन में दिया गया है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में बीजीय चिंतन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार के रूप में लिया जा सकता है। तो पहला दिया गया है आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से आरंभ करना और फिर इसे जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ना जिसमें संख्याएं भी शामिल हो। दूसरा दिया गया है बीजीय समीकरणों का परिचय देने के लिए ग्राफी आलेख विधि का उपयोग करना। और तीसरा दिया गया है समस्याओं को हल करने के लिए बीजीय सर्व समीकरणों का परिचय देना। और चौथा दिया गया है दैनिक जीवन में बीजगणित के उपयोग पर बल देना। तो देखो इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों में बीजगणित चिंतन अलजेब्रिक थिंकिंग को विकसित करने के लिए किस विकल्प को आधार बनाना जा सकता है। तो एनसीएफ 2005 और गणित शिक्षण के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार बीजगणित चिंतन को विकसित करने के लिए बच्चों को पहले पैटर्न की पहचान और समझ से जोड़ना चाहिए। जब बच्चे आकृति और संख्याओं में दोहराव और नियमों को पहचानना सीखते हैं तो वे धीरे धीरे बीजगणित की ओर बढ़ते हैं। इसलिए सही उत्तर है आकृतिक पुनरावृत्ति वाले सरल प्रतिमानों से आरंभ करना और फिर ऐसे जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ना जिसमें संख्याएं भी शामिल हो। तो कौन सा सही ऑप्शन है हमारा, जो पहला दिया गया है वही सही आंसर बताया गया है। तो इस तरीका बच्चा को बीजगणित की अवधारणाओं से सहज रूप
से परिचित करता है बिना उन्हें पहले से ही जटिल समीकरणों में उलझाए। अगला प्रश्न, जब 25 को 7 से गुणा करने के लिए कहा गया तब एक विद्यार्थी 7, 12, 25 को जोड़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में सही है? तो अनौपचारिक युक्तियों के बजाय औपचारिक कलन विधि के उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है। और विद्यार्थी द्वारा उपयोग, दूसरा दिया गया है, विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई युक्ति का शिक्षक द्वारा आकलन नहीं किया जा सकता। और तीसरा दिया गया है, विद्यार्थी ने सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणक तक विस्तृत किया है। और चौथा दिया है, विद्यार्थी के पास योग और व्याकरण दोनों की अवधारणात्मक समझ नहीं है। तो देखो क्या दिया गया है, यह प्रश्न में एक विद्यार्थी ने 25 को 7 से गुणा करने के लिए 25 को 7 बार जोड़ दिया। यह गुणा की मूल अवधारणा को समझने का एक अनौपचारिक लेकिन सृजनात्मक तरीका है। गुणा को बार बार योग के रूप में समझना प्राथमिक स्तर पर एक सामान्य और स्वीकार्य रणनीति है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी ने योग की समझ को गुणा तक विस्तृत किया है। इसलिए सही उत्तर रहेगा विद्यार्थी तीसरा। विद्यार्थी ने सृजनात्मक, जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? विद्यार्थी ने सृजनात्मक रूप से योग समझ को गुणन तक विस्तृत किया है। यह उत्तर गणितीय सोच के विकास को प्रोत्साहित करता है और विद्यार्थियों की स्वाभाविक युक्तियों को मान्यता देता है। अगला प्रश्न, क्या दिया गया है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्तता डैश डैश के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। तो पहला, गृह कार्य के लिए दिए गए प्रश्नों को चरण दर चरण पूरा करने, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित नियमित परीक्षाओं में सफलता या उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करके और औपचारिक कलन विधि को कंठस्थ करके। तो देखो एनसीएफ 2005 और समकालीन शिक्षा शास्त्र के अनुसार बच्चों की तर्क क्षमता को समझने के लिए केवल उनके सही उत्तरों को देखना पर्याप्त नहीं होता। इसलिए सही उत्तर रहेगा उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करना, जो तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो त्रुटियों का विश्लेषण करने के लिए शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे किस स्तर पर सोच रहे हैं, कौन सी अवधारणाएं स्पष्ट हैं और कहाँ भ्रम है। तो इसलिए सही आंसर कौन सा रहेगा? जो तीसरा ऑप्शन में दिया गया है वही सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, क्या दिया गया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है? तो देखो ए दिया गया है प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, बी दिया गया है गणित की संचयी प्रकृति, सी दिया गया है जेंडर विशिष्ट योग्यताएं, डी दिया गया है रचनात्मक आकलन तकनीक के प्रणालियां और सही विकल्प का चयन कीजिए केवल। हाँ, तो देखो पहले हम क्या ए और बी वही सही है? तो देखो उत्तरदायी है तो कौन सा? एक प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व और गणित की संचयी प्रकृति। तो देखो उसका हम विश्लेषण देखते हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में भय और असफलता के कारण राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में भय और असफलता के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज, गणित अक्षर अमूर्त अवधारणाओं और प्रतीकों से संबंधित होता है, जो कुछ छात्रों के लिए कठिन हो सकता है, जिससे विषय डाउटिंग या दुर्गम प्रतीत होता है। दूसरा, गणित की संचयी प्रकृति, कम्युलेटिव नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स, गणित में नए कौशल्य अक्सर पुराने कौशलों पर आधारित होते हैं। यदि छात्रों में मूलभूत कौशलों की कमी होती है तो आगे की कक्षाओं में उन्हें और भी अधिक कठिनाई होती है, जिससे समय के साथ कमियां बढ़ती है। तो इसलिए सही आंसर कौन सा है? जो प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व और गणित की संचयी प्रकृति, मतलब ए और बी जो दूसरा ऑप्शन में दिया गया है वही सही आंसर बताया गया है। अगला प्रश्न, क्या दिया गया है? एक आयत से किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
देखते हुए सबसे सामान्य एक रूपांतरण जो शिक्षक इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्रों को संबंधित करने के लिए करता है वह पलटना, घूर्णन करना। यह रूपांतरण संभव नहीं है या स्थानांतरण। तो आइए इस पहले समझते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? आधार गुना ऊंचाई। तो जब शिक्षक इन दोनों आकृति को जोड़ते हैं तो वे अक्सर आयत को स्थानांतरित करने समांतर चतुर्भुज में बदलते हैं, जैसे कि आयत के एक हिस्से को काटकर दूसरी तरफ जोड़ देना ताकि वह समांतर चतुर्भुज बन जाए। यह प्रक्रिया स्थानांतरण मतलब ट्रांसलेशन कहलाती है, जिसमें आकृति को बिना घुमाए या पलटे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसलिए सही आंसर कौन सा रहेगा? जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, स्थानांतरण। तो सही आंसर कौन सा है? स्थानांतरण इस ऑप्शन प्रश्न का सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षक के संबंध में सही है? तो पहला दिया गया है, इसका परिचय नहीं देना चाहिए क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी आंकड़ों को संभाल नहीं पाएंगे। दूसरा दिया गया है, यह अंकगणित और ज्योमिति में गणितीय अवधारणाओं से संबंध नहीं है। तीसरा दिया गया है, इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ सकते हैं। और चौथा दिया गया है, यह उच्च संज्ञानात्मक कौशल्य की अपेक्षा रखता है जो प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पास नहीं होती। तो आइए विकल्पों का विश्लेषण करें। तो पहला दिया गया है, इसका परिचय नहीं देना चाहिए। यह गलत है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में अनुभवात्मक और दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से अंक प्रबंधन सीखा जा सकता है। पहले ऑप्शन में नहीं देना चाहिए ऐसा लिखा गया है, इसलिए ये पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। दूसरा, यह अंकित और ज्योमितीय गणितीय अवधारणाओं से संबंध नहीं है, यह भी गलत है। अंक प्रबंधन गणित की मूल अवधारणाओं से जुड़ा होता है, जैसे संख्या की समझ, स्थान, मान, जोड़ घटाव आदि। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत, यह अंक गणित और ज्योमिति में गणितीय अवधारणाओं से संबंध नहीं है, नहीं बताया गया है, इसलिए ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनुभवात्मक रूप से परिचय दिया जा सकता है, यह सही है। बच्चों को उनके दैनिक जीवन के अनुभवों जैसे वस्तुओं की गिनती, पैसे का लेन देन, समय आदि से जोड़कर एक प्रबंधन सीखा जा सकता है, इसलिए सही कौन सा है? जो चौथा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन कौन सा दिया गया है? यह उच्च संज्ञानात्मक कौशल्य की अपेक्षा रखता है, यह अतिशयोक्ति है। सही पद्धति से सिखाने पर प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी भी इसे समझ सकते हैं, इसलिए सही आंसर कौन सा रहेगा? जो तीसरा ऑप्शन है वही सही। इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनुभवात्मक रूप से परिचय दिया जा सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ सकते हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्तकौशल्य सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है। क्या पूछा गया है? सही नहीं है। तो पहला दिया गया है, ये गणित की जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। दूसरा, इसका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है। और तीसरा दिया गया है, इसका उपयोग आकलन के लिए एक शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में किया जाता है। ये गणित की अमूर्त अवधारणाओं के मूर्त प्रस्तुतिकरण में मदद करते हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से हमको नहीं, क्या निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में हस्तकौशल्य सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है। तो देखो, ये गणित की जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। तो पहला तो सही है, गणित की जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं, तो ये सही है। दूसरा, इनका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है, तो ये गलत है। खाली समय नहीं,
इनका उपयोग आकलन के एक शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में किया जाता है। ये भी सही है, मतलब दूसरा गलत है, पहला सही, तीसरा सही। चौथा, ये गणित के अमूर्त अवधारणाओं के मूर्त प्रस्तुतिकरण में मदद करते हैं। ये भी सही है। सही उत्तर विकल्प 2, इनका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है। यह कथन गलत है, क्योंकि हस्तकौशल्य सहायक सामग्री का उद्देश्य खाली समय भरना नहीं होता, बल्कि यह छात्रों को गणितीय अवधारणाओं को समझने, अनुभव करने और सीखने में मदद करने के लिए एक शिक्षण उपकरण होता है। तो इसलिए सही नहीं पूछा गया है, तो जो गलत है वो सही आंसर हमारा है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर लंबे लचीले फीते को 5 सेंटीमीटर और खींचा जाता है। लचीले फीते की नई लंबाई क्या है? तो हेमलता अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष उपयुक्त इबारती सवाल प्रस्तुत करते हैं। मूल अवधारणा जिसके ओर वह संकेत कर रही है वह है, तो क्या योग, अनुपात, गुणन या समानुपात? तो पहले भाग का उत्तर, तो मूल लंबाई कितनी? 10 सेंटीमीटर, खींची गई अतिरिक्त लंबाई कितनी? 5 सेंटीमीटर, तो नई लंबाई कितनी? 10 प्लस 5 करें तो कितना? 15 सेंटीमीटर मिल जाता है। तो दूसरा भाग पूछता है कि हेमलता किस मूल गणितीय अवधारणा की ओर संकेत कर रही है? तो विकल्प है योग, अनुपात, गुणन और समानुपात। तो यहाँ पट्टी की लंबाई 5 सेंटीमीटर जोड़ना दर्शाता है कि हम दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से योग मतलब एडिशन की प्रक्रिया है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? जो पहला ऑप्शन दिया गया है योग, वही सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? नीचे दो विद्यार्थियों के बीच अपनी गणित की कक्षा के बारे में हो रहा संवाद दिया गया है। मेरे ए ने क्या बताया? मेरे मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न घूम रहे थे, पर मुझे पूछने में डर लग रहा था। बी, मैं गणित में प्रश्न पूछने में बहुत डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि वे गलत हुए तो कहीं मैं बेवकूफ़ न कहलाई जाऊं। यह संवाद क्या प्रदर्शित करता है? तो अध्यापक केंद्रित कक्षा, गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी, गणित की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी द्वारा बनाए गए बहाने और अध्यापक की अवधारणाओं के प्रति समझ में कमी कमी सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा इसमें का ए और सी है सही, या बी और डी केवल सी और ए और बी? तो देखो कौन सा आंसर ए और बी, मतलब अध्यापक केंद्रित कक्षा जो पहला दिया गया है। क्यों? बच्चे डरते हैं। और दूसरा गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी है। तो कौन सा सही रहेगा? जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वही सही। तो क्यों सही ये हम देखेंगे। यह संवाद मुख्य रूप से गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी विकल्प बी और एक हद तक अध्यापिका केंद्रित कक्षा विकल्प ए को प्रदर्शित करता है, जहां छात्र सवाल पूछने में सहज महसूस नहीं करते हैं। ए, अध्यापक केंद्रित कक्षा, एक अध्यापक केंद्रित कक्षा में शिक्षक मुख्य रूप से बोलता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है। छात्रों का सवाल पूछने में डर इस और इशारा करता है कि कक्षा का माहौल संवाद के लिए खुला नहीं है, जो अक्सर अध्यापक केंद्रित दृष्टिकोण में होता है। और बी दिया गया है गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी, यह सबसे प्रत्यक्ष निष्क्रिय है। दोनों विद्यार्थी स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि सवाल पूछने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें गलत होने का या बेवकूफ़ कहलाने का डर है। इस प्रभावी शिक्षण वातावरण में छात्रों को बिना किसी डर के प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसलिए ए और बी सही सी दिया गया है। गणित की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी द्वारा बनाए गए बहाने, यह कथन गलत है। छात्रों का डर वास्तविक है और यह कक्षा के माहौल की समस्या को दर्शाते हैं, न कि केवल बहाने बनाना। और डी दिया गया है अध्यापक की अवधारणाओं के प्रति समझ में कमी, यह सीधे तौर पर संवाद से सिद्ध नहीं होता है। डर का कारण माहौल है, न कि शिक्षक की योग्यता। इसलिए सही आंसर कौन सा रहेगा? ए और बी। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और बच्चों को स्वतः स्व अधिगमकर्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो पहला दिया गया है यह सीखना कि क्या सिखाना है, यह सीखना कि कहाँ से सीखना है, यह सिखाना
सीखना कि कैसे सीखना है, यह सीखना कि किससे सीखना है। तो यह सीखना कि कैसे सीखना है, तो तीसरा ऑप्शन जो बताया गया है तो उसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्वतंत्र स्व अधिगमकर्ता बनाने के लिए उन्हें यह सीखना कि कैसे सीखना है, लर्निंग हाउ टू लर्न, सिखाना है। मूल सिद्धांत NEP 2020 का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को रटने पर आधारित सीखने मतलब रोट लर्निंग से दूर ले जाना है और छात्रों में गहन वैचारिक समझ, लोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमताओं को विकसित करना है। दूसरा जो दिया गया है, स्व अधिगमकर्ता बनाना, यह सिद्धांत छात्रों को अपने सीखने के मार्ग, कार्यक्रम और रुचियों को चुनने की लचीलापन प्रदान करता है, जिससे वे अपनी गति और क्षमताओं के अनुसार सीख सके और जीवन पर्यंत सीखने वाले बन सके। और जो तीसरा दिया गया है, अन्य विकल्प क्या सीखना है, कहाँ से सीखना है और किससे सीखना है जैसे पहलू सीखने की प्रक्रिया के हिस्से हो सकते हैं, लेकिन NEP 2020 का मुख्य जोर उस मूलभूत कौशल्य पर है जो छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है, यानी सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें महारत हासिल करना। इसलिए सही आंसर कौन सा, यह सीखना कि कैसे सीखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह एक शिक्षक के लिए अनुमान के शिक्षक के समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। तो पहला दिया गया है, शिक्षक को यह समझना चाहिए कि अनुमान लगाने का एक ही श्रेष्ठ मार्ग है। दूसरा, शिक्षक को उन विद्यार्थियों के उत्तरों की अपेक्षा करनी चाहिए जिसके उत्तर अनुमानित उत्तर से काफ़ी दूर है। तीसरा, शिक्षक को उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका अनुमान सबसे निकट है। और चौथा दिया गया है, शिक्षक को विभिन्न यथोचित उत्तरों के परस रेंज के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, तब उन पर चर्चा करनी चाहिए। तो देखो चार विकल्प हम देखेंगे, चार विकल्प दिए गए हैं। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि अनुमान लगाने का एक ही श्रेष्ठ मार्ग है, तो ये तो गलत है। शिक्षक को उन विद्यार्थियों को उत्तरों की अपेक्षा करनी चाहिए जिनके उत्तर अनुमानित उत्तर से काफ़ी दूर हैं, ये भी गलत है। तीसरा, शिक्षक को उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका अनुमान सबसे निकट है। तो आंशिक रूप से सही कौन सा है, जो तीसरा दिया गया है वही सही है। और चौथा, शिक्षक को विभिन्न यथार्चित उत्तरों के परस रेंज के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, तत्पश्चात उन पर चर्चा करनी चाहिए। सबसे उपयुक्त, तो सबसे उपयुक्त तक कौन सा है, जो चौथा दिया गया है। तो सही, सबसे उपयुक्त पूछा गया, महत्वपूर्ण पूछा गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण, तीसरा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन सा है, जो चौथा सही है। विकल्प 4, यह विकल्प दर्शाता है कि शिक्षक को अनुमान के शिक्षण में विविध उत्तरों को स्वीकार करना चाहिए, उनके पीछे की सोच को समझना चाहिए और विद्यार्थियों को खुलकर सोचने व तर्क करने का अवसर देना चाहिए। इसके गणितीय सोच और आत्मविश्वास दोनों विकसित होते हैं। तो सबसे उपयुक्त कौन सा है, जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वही सबसे उपयुक्त आंसर बताया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है, गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। तो पहला, माता पिता को बच्चे के लिए घर पर ट्यूशन रखने के लिए बल देना। दूसरा, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनाना। तीसरा, गणित में बच्चे की सीखने में रह गई कमियों को समझना और बच्चे को कक्षा के विभिन्न खंडों सेक्शन में बांटना। तो देखो चार विकल्प दिए गए हैं। तो माता पिता को बच्चे के घर पर ट्यूशन रखने के लिए बल देना, ये तो गलत है। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड बनाना, ये भी गलत है। गणित में बच्चों की सीखने में रह गई कमियों को समझना, तो ये सही है। बच्चे को कक्षा में विभिन्न खंडों में बांटना, ये भी बांट नहीं सकते। सही आंसर क्या रहेगा, गणित में बच्चों को सीखने में रह गई कमियों को समझना। नैदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य होता है यह जानना कि बच्चे को
किस विषय वस्तु में कठिनाई हो रही है, ताकि शिक्षक उस पर विशेष ध्यान दे सके और उपयुक्त उपाय कर सके। यह मूल्यांकन का एक प्रारंभिक चरण होता है, न कि रिपोर्ट कार्ड या वर्गीकरण का माध्यम। तो इसलिए सही आंसर कौन सा रहेगा? जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वही सही आंसर बताया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? गणित की कक्षा में एक विद्यार्थी कहता है कि एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत दोनों है। वह आगे कहता है सारे आयत भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। वेन हेली की ज्योमेत्रीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी ज्योमेत्रीय चिंतन के किस स्तर पर है? तो संबंधता, विश्लेषण, दृश्यीकरण या स्वयं सिद्ध है। तो देखो, जो कौन है? वेन हेली। तो देखो, 0 स्तर पे दृश्यीकरण, वही विजुअलाइजेशन। तो आकृति को केवल रूप से पहचानना, यह वर्ग है क्योंकि यह ऐसा सिखाता है। दूसरा, विश्लेषण, एनालिसिस, जो आकृति के गुणों को पहचानना, इसमें 4 भुजाएं और समकोण है। संबंधता, आकृतियों को तीसरा दिया गया है संबंधता, रिलेशनल, आकृति में बीच संबंधों को समझना। यह वर्ग एक आयत है और हर आयत एक समांतर चतुर्भुज है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? जो पहला ऑप्शन दिया गया है, संबंधता। स्वयं सिद्धीय, परिकल्पना और प्रमेयों का उपयोग। यदि एक चतुर्भुज में सभी कोण समकोण है तो वह आयत है। और चौथा दिया गया है कठोरता, रेगोर, तो औपचारिक प्रमाण और तर्क, विश्वविद्यालय स्तर की गणितीय सोच। तो सही आंसर कौन सा? संबंधता। तो जो लास्ट क्वेश्चन है, गणित और कक्षा में एक विद्यार्थी कहता है कि एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत दोनों है। वह आगे कहता है सारे आयत भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो वेन हेली के ज्योमेत्रीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी ज्योमेत्रीय चिंतन किस स्तर पर है? तो संबंधता, जो तीसरे स्थान पे है, 0 से लेंगे तो वही सही आंसर बताया गया है। इसी तरह हमारा जो CTET 7 Feb 2023 का मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चंस थे वो पेपर फर्स्ट के, वो हमने देख लिए। आपको जो पढ़ाना पसंद आया होगा तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।